Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Mr. Edu Expert. I am Dr. Nayam. Today I am going to explain you PMC 2021 past papers part 2. आज हम PMC के 2021 के past papers का part 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम और बायोलॉजी के MCQs को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही पार्ट 1 में टॉप 10 बायोलॉजी के और MCQ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है RP-PR हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस। हमारे पास कुछ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में RP एंड PR। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कितने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट्स प्रोड्यूस करने का हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। अगर हमें किसी भी क्रोमोसोम के कितने भी क्रोमोसोम हो चाहे उनका अगर हमें गैमेट्स नंबर फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है? 2 पावर n। n क्या है? इसमें n की जगह पर हम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमें जितने भी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम के पेयर हैं एन की जगह पर हम वो नंबर पुट करेंगे। हमारे पास क्या है? RP एंड PR। इसमें RP भी एक हेट्रोजाइगस है और PR भी हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों सेम नहीं हो, दोनों चेंज हो क्रोमोसोम। तो दो हमारे पास हेट्रोजाइगस है तो n की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। तो ये क्रोमोसोम्स कितने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे? 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास क्रोमोसोम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। हमें इसमें भी यही फाइंड करना है कि ये कितने नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास वही सेम फार्मूला है 2 पावर n। n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारा कैपिटल A एंड स्मॉल है, ये दोनों चेंज है। चेंज मतलब कैसे? एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये क्या होगा? हमारे पास एक पेयर आ गया हमारे पास हेट्रोजाइगस का। दूसरा देखते हैं कैपिटल B एंड स्मॉल b। ये भी हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस है, क्योंकि एक कैपिटल B है और एक स्मॉल b है, ये दोनों चेंज है। उसके बाद कैपिटल C एंड स्मॉल c, ये भी क्या है? दोनों हेट्रोजाइगस है, ये भी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। उसके बाद है स्मॉल d एंड स्मॉल d, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये हमारा होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों स्मॉल d है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है? 3। तो 2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 3। तो उस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 8। तो ये कितने नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे? 8। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ 3 राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल mRNA एट डिफरेंट पॉइंट देन शो हाउ मेनी सिमिलर प्रोटीन आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 3 राइबोसोम्स हैं, वो एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो कितने टाइप्स के प्रोटीन बनाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हम बायोलॉजी में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड सोमा मीन्स बॉडी। पॉलीसोम का मतलब क्या? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम दैट आर हील्ड बाय स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। हमारे पास एक एमआरएनए प्रेजेंट होती है, मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं सिर्फ एक स्ट्रैंड के ऊपर। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम बोलते हैं। पॉलीसोम किसको बोलते हैं? हमारे पास एक एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइप्स के प्रोटीन बनेंगे। कितने टाइप्स के प्रोटीन बनना ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हाउ मेनी मैसेंजर आरएनए आर प्रेजेंट, कितनी एमआरएनए की स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स के प्रोटीन बनेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि सिंगल आरएनए मतलब सिर्फ एक एमआरएनए की स्ट्रैंड प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा, नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जितने भी प्रेजेंट हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की कितनी स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है ये डिपेंड सिर्फ उस पर करता है। तो हमारे पास सिंगल एमआरएनए है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A1। सिर्फ हमारे पास एक टाइप का ही प्रोटीन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लाइपोसोम्स है। लाइपोसोम्स के पास क्या होता है?
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये लाइपोसोम्स क्या होता है। लाइपोसोम्स आर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर लिपिड बाइलेयर। ये जो लाइपोसोम्स होती हैं ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं और इनकी जो लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है और वो बाइलेयर होती है। लिपिड भी कौन सा? फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। लाइपोसोम होती है जो इनका फंक्शन होता है कैरियर फॉर ड्रग्स। अब कैरियर फॉर ड्रग्स कैसे? अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर बना है तो उस ट्यूमर के अंदर एंटीजेंस होती हैं, तो उन एंटीजेंस के खिलाफ कोई ना कोई एंटीबॉडी तो होगी ही। तो लाइपोसोम के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है? उस ट्यूमर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फिल करती है एज अ ड्रग। तो वो लाइपोसोम्स उस स्पेसिफिक ट्यूमर के पास जाती हैं और अपना ड्रग रिलीज करती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इनको कैरियर फॉर ड्रग्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए में है लिपिड बाइलेयर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनके पास लिपिड की बाइलेयर होती है। और ऑप्शन बी में है फ्लूइड इन सेंटर, मैंने आपको पहले ही बताया ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं, इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। सी में है कैरियर फॉर ड्रग्स, तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये कैरियर फॉर ड्रग्स कैसे हैं। एंड ऑप्शन डी में है आल। तो आल सारी पॉइंट्स इसकी करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आल। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्कस इज। मोलस्कस के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हों। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं? वो होती हैं हीमोग्लोबिन, और वो रेड कलर की पिगमेंट्स होती हैं। मगर इस क्वेश्चन में ह्यूमन के बारे में नहीं पूछ रहा, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि मोलस्कस के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। मोलस्कस क्या है? ये किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है जिसमें स्नेल, स्लग वगैरह के एनिमल्स आ जाते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो होता है हीमोसाइनिन, जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोसाइनिन के थ्रू कैरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीमोसाइनिन, नॉट ए, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ लिटमस पेपर इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर ये एक किस्म की टेस्ट होती है जो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी लिटमस पेपर का कलर ब्लू में से रेड हो जाता है तो वो चीज़ एसिडिक होती है, और अगर जब भी किसी चीज़ के डालने से लिटमस पेपर का कलर रेड में से ब्लू हो जाए तो वो चीज़ बेस होती है। तो क्वेश्चन में ब्लू टू रेड हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ एसिड होगी। तो ऑप्शन में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में से रेड कर देगा। तो ऑप्शन ए में है फिनोल, ऑप्शन बी में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी में है अल्कोहल एंड ऑप्शन डी में है वाटर। तो आपने तो पढ़ा होगा कि ये सब जो ऑप्शन है ये सारे एसिड है, तो सारों को लिटमस पेपर का कलर ब्लू में से तो रेड चेंज करना चाहिए था, मगर हम आल तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है, एक ही इन सब में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पड़ा होगा, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड इन नेचर होता है, उसके बाद फिनोल, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल। तो जो सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक इन नेचर वो ही लिटमस पेपर का कलर ब्लू में से रेड कर देगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड changes the litmus paper color from blue to red because of its high acidic strength. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फार्मामेंट इज फार्म फ्रॉम। फार्मामेंट किसके कंबाइन होने से बनता है? तो ऑप्शन ए में है फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज, ऑप्शन बी में है फॉर्मल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी में है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूकोज, एंड ऑप्शन डी में है फॉर्मल्डिहाइड एंड माल्टोज। तो ये जो फार्मामेंट है ये बनता है फार्मल्डिहाइड और लैक्टोज के कॉम्बिनेशन से। ये फार्मामेंट का काम होता है इज यूज्ड फॉर
थ्रोट लोजेंजेस। इस फार्मामेंट का यूज़ हम थ्रोट लोजेंजेस के लिए करते हैं। गले में खराश होने के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज। ये जो पॉइंट है ये पंजाब टेक्स के चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन के पेज नंबर 245 पर यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन एटम हैज़ हाउ मेनी क्वार्क्स। हाइड्रोजन एटम के पास कितने क्वार्क्स होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वार्क क्या होता है। क्वार्क इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ा है कि जो भी हमारा मैटर होता है वो एटम से बना होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो एटम है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको हम क्वार्क कहते हैं। तो टोटल जो क्वार्क्स होते हैं वो 6 होते हैं। अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। इन सब की कोई ना कोई चार्ज है। अप की जो चार्ज है अप क्वार्क की वो है +2/3 और जो डाउन क्वार्क की चार्ज है वो -1/3 है और स्ट्रेंज क्वार्क की जो चार्ज है वो -1/3 है। चार्म की क्वार्क की जो चार्ज है वो है +2/3 और टॉप क्वार्क की जो चार्ज है वो +2/3 है और बॉटम क्वार्क की जो चार्ज है वो -1/3 है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम के पास कितने क्वार्क होते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा क्वार्क कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हाइड्रॉन्स का नाम देते हैं। जो हमारे स्टेबल हाइड्रॉन्स हैं वो होते हैं हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2-3 क्वार्क के कंबाइन होने से बनते हैं। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क के कंबाइन होने से बनता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क के कंबाइन होने से बनता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ हाउ मेनी क्वार्क्स। हाइड्रोजन एटम के पास कितने क्वार्क्स होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के पास होता ही एक प्रोटॉन है, उसके पास न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन में मैंने आपको कौन कौन से क्वार्क बताए, 2 अप और 1 डाउन, टोटल कितने हुए 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 क्वार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है वाट, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी में है नो यूनिट। आप सब मुझे लगता है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी क्लिक कर रहे होंगे, नो यूनिट। मगर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन क्या है, एक किस्म की एनर्जी है वो। तो एनर्जी चाहे कोई सी भी हो उसका यूनिट जूल ही होता है। तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जूल। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज डैश ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑप्शन ए में है 0 ऑर्डर, ऑप्शन बी में है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी में है सेकंड ऑर्डर एंड ऑप्शन डी में है थर्ड ऑर्डर। तो जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करता है, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑर्डर। अब हम ये समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों बोला गया है। जो भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है वो अपने अंदर में से जब भी रेडिएशन इमिट करता है तो जो उसका इनिशियल अमाउंट होता है वो उसके हाफ हो जाता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं जिसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हो, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी भी ऐसा ही प्रोसेस है जिसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करती है अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल ओनली। इसी वजह से रेडियो एक्टिविटी को हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं।
इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उन रिएक्शन को बोलते हैं जो रिएक्शंस इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हों। तो जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, इसी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग? ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हिप्नोटिक ड्रग कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है कीटोन, ऑप्शन बी में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी में है एसिटाल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी में है ईस्टर। सबसे पहले ये समझते हैं कि हिप्नोटिक क्या होता है। हिप्नोटिक वर्ड की जो मीनिंग होती है, अ ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप, वो ड्रग, वो दवा जो नींद लाने में मदद करती हो, उस दवा को हम हिप्नोटिक ड्रग बोलते हैं। तो जो हमारे एसिटाल्डिहाइड होते हैं वो एज अ हिप्नोटिक ड्रग यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एसिटाल्डिहाइड, जिसका हम एनदर नेम पैरा एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी दूसरी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।